हाल चाल है? बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, नोटबुक निकालो और कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ बेटा, क्या लग रहे हो? अरे मेला कहाँ था 2-3 दिन? मैं कहाँ था? अबे तो जिंदगी में तुम्हारे ही सब कुछ थोड़ी आता, हमारे भी कुछ आता होगा। चलो, बस 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 बस। हाँ, कल्चरल प्रोग्राम था, नृत्य चल रहा था बेटा। तेरे को पता नहीं था क्या? चलो नोटबुक निकालो, जल्दी करें सर। हाँ, कहाँ पहुंच गए थे? बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा था बेटा, और बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया था। अरे शांत रहना थोड़ा सा। अच्छा, ए ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गया था, ठीक है, मैजिक नंबर वगैरह भी हो गए थे। डी ब्लॉक का हमने पहले ही बता दिया था, उसके बाद वो सारी बातें हो गई थी। चलो ठीक है। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। इसके आगे स्टार्ट कर दें क्या? लो, चलो सर एक छोटा सा हेडिंग लगाओ। अरे बस बस, आपस में खुचर पुचर बिल्कुल ना करें, और एक छोटा सा हेडिंग लगा दो। नाम सुना होगा, ब्रिजिंग एलिमेंट्स। ब्रिजिंग एलिमेंट्स। हाँ भाई, क्या कोई बताएगा सर व्हाट इज ब्रिजिंग एलिमेंट्स? क्या कोई बताना चाहेगा कि ब्रिजिंग एलिमेंट जो है वो क्या होता है? अरे यस और नो? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब सुनो, देखो सर एक छोटी सी बात सुनना। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुलिया, है ना? अरे वाह, यही उम्मीद थी। चलो, ब्रिज का यानी कि पुलिया जो होता है, पुलिया नोट पुलिया, पुलिया जो होता है उसका काम क्या होता है? अरे पुलिया का काम क्या होता है? हाँ, क्या क्या क्या? चक्कर लगाने का? बस रहने दो, धन्यवाद। हाँ, मतलब इतनी घटिया मानसिकता वाले बच्चे हो रखे हो तुम। सुनो, अब सुनो। देखो सर, ब्रिज का काम क्या होता है? जोड़ना। यानी कि दो एंड जो होते हैं, उन दोनों एंड को जो जोड़ने का काम है वो कौन करता है? ब्रिज करता है। अब सुनना, अपन कह रहे हैं कि आपने सबने नाम सुना होगा, एक बहुत ही प्यारे से साइंटिस्ट थे, मेंडलीव। याद आ रहा होगा? मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, उसमें जो ग्रुप्स थे, उस ग्रुप्स को उसने सब ग्रुप में क्लासिफाइड करा था, और उनको हम नेम देते हैं सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप था, तो उसने फर्स्ट ग्रुप को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया था, सब ग्रुप ए यानी कि फर्स्ट ए, और फिर उसको दूसरा क्या बना दिया? सेकंड ए। ये बात मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं। मान लो कि ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। उसने इसको क्लासिफाइड किया किसमें? फर्स्ट ए, और ये फर्स्ट बी। इसको क्या करा? सेम करा, ये क्या बनाया बेटा? सेकंड ए, और ये क्या बनाया? सेकंड बी। इसी टाइप से उसने सब ग्रुप बनाए थे। अब सुनो, आपकी जो मॉडर्न टेबल है उसके फर्स्ट ए में कौन आता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर फर्स्ट ए में आता है आपका एल्कली मेटल, और फर्स्ट बी में कौन आता है? कॉपर। अगर मैं यहां पर सेकंड ए की बात करूं तो कौन आता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, और सेकंड बी में कौन आता है आपका? तो आप क्या बोलते हो? जिंक वाला ग्रुप। थर्ड बी की मैं बात करूं तो थर्ड ए और थर्ड बी को अगर आप लेके चलते हो तो आप क्या कहते हो कि थर्ड ए में कौन आता है? तो आप कहते हो कि सर बोरॉन फैमिली, और थर्ड बी में कौन आता है? स्कैंडियम। अब सुनो, इनमें एक कॉमन चीज होती है क्या? यहां पर आया एल्कली मेटल, और यहां पर कौन आया? कॉपर सीरीज। क्या एल्कली मेटल जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्या? अरे यस और नो? सर मैं कॉपर की बात करूं तो क्या कॉपर भी +1 शो करता है क्या? करता है। क्या दोनों के वैलेंसी सेम दिख रहे हैं क्या? यस। यहां पर मैं सेकंड ए की बात करूं, सेकंड ए में कौन आता है? जिंक। जिंक का वैलेंसी कितना होता है? +2, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात चल रही है। सेकंड बी में कौन आता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, और सॉरी, यहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कितना होता है? +2, और यहां पर कौन आता है? जिंक वाला, तो कितना आता है? +2। यहां भी दोनों में वैलेंसी क्या मिलती है? सेम। यहां थर्ड ए में मैं बात करूं तो बोरॉन फैमिली, और यहां पर बात करूं तो स्कैंडियम। अगर बोरॉन फैमिली की बात की जाती है तो आप क्या कहते हो? कितना होता है? +3, और यहां भी कितना होता है? +3। ध्यान से सुनना, मेंडलीव के जो सब ग्रुप्स हैं
उन सब ग्रुप में क्या था, तो आपने कहा उन सब ग्रुप में ए और बी सब ग्रुप जो है इनके वैलेंसीज जो है वो क्या थे, सेम थे, सिमिलर थे। बट इन सिमिलर वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट कौन है, तो अपन कहते हैं कि सर आपके थर्ड पीरियड में कौन कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आर्गन इनर्ट गैस है, उसको छोड़ दो, बाकी बचे हुए थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों के जैसी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको नाम क्या दिया जाता है, ब्रिजिंग एलिमेंट। ये तो है मेंडलीव की बात। दूसरी बात करते हैं, मॉडर्न टेबल जो है, उस मॉडर्न टेबल में आपने सुना होगा कि आपका लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये जो तीनों होते हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अरे हाँ या ना, ये अपने ग्रुप जैसी प्रॉपर्टी भी देते हैं और पास वाले ग्रुप जैसी प्रॉपर्टी भी देते हैं। तो अपन कहते हैं कि इनको मॉडर्न टेबल के ब्रिजिंग एलिमेंट बोला जाता है। तो मॉडर्न टेबल के ब्रिजिंग एलिमेंट आज तक किसी ने नहीं पूछे हैं, अगर कभी बात करी है तो किसकी करी है, ओनली मेंडलीव की बात करी है। क्लियर है? तो एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, देखो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख दो, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज represents similar valencies, represents similar valencies to the subgroup A and subgroup B, similar valencies to the subgroup A and subgroup B, subgroup B ब्रैकेट में लिख देना, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर बेटा? ये बात किसकी है, मेंडलीव की। बी केयरफुल, यहां पर उसने ओनली किसको इंक्लूड करा है, थर्ड पीरियड एलिमेंट को, वो भी रीजन के साथ। क्यों? क्योंकि वो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी दोनों के जैसे प्रॉपर्टी यानी कि वैलेंसी शो करता है। ये कहानी किसकी दी, तो हमने कहा इसकी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा नेम आता है, नेम आता है क्या, टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। हाँ भाई, टिपिकल एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं, वो सुनना। देखो सर, एक छोटी सी बात आती है। फॉर एग्जाम्पल, अपन अपनी पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप को कंसीडर करते हैं। आपके पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। उन 18 ग्रुप में जो एलिमेंट है, यानी कि कोई भी ग्रुप का आप फर्स्ट एलिमेंट ले लो या आप लास्ट एलिमेंट ले लो, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सिमिलर। अरे हाँ या ना, अपन कहते हैं ना कि कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सबके प्रॉपर्टी क्या मिलते हैं, सिमिलर, यानी कि सेम प्रॉपर्टी मिलते हैं। लेकिन आपने अगर पी ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ा हो तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात आती है कि सर एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। याद आएगा किसी को? अगर ज्यादा नहीं आ रहा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एनोमेलस बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर सबने रीड करा होगा, सबके सामने आता है वो। ठीक है, बोरॉन कार्बन आपने हो सकता है 11th का पार्ट 2 ना पढ़ा हो, कोई पंगा नहीं है। तो अपन क्या करें कि सर वो सेकंड पीरियड एलिमेंट जो है वो एनोमेलस मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, अपने ग्रुप के जो अदर एलिमेंट हैं उनके रेस्पेक्ट में। तो अपन क्या कहते हैं कि इसका एक सिंपल सा रीजन होता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट का साइज क्या होता है बेटा, स्मॉल साइज। अरे सेकंड पीरियड एलिमेंट का साइज कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। दूसरा, सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत हायर होती है। भाई केमिस्ट्री में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जनरली हम इन्हीं को कंसीडर करते हैं, ये ज्यादा होते हैं, तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, साइज छोटा है तो इनका आईपी भी क्या होता है, हायर। सेकंड पीरियड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ये सारी चीजें किसमें है, सेकंड पीरियड एलिमेंट में। और सेकंड पीरियड में होने की वजह से सेकंड पीरियड के ये जो एलिमेंट हैं ये अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है बात सबको? तो अब आपसे ये कहे कि कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप में अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, क्या सेकंड पीरियड का होगा? नो सर, कौन होगा, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट। रीजन, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख दीजिएगा, देखो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। हाँ भाई, मैं इसमें एक
वर्ड ऐड करना चाहूंगा, वर्ड का नाम है थर्ड पीरियड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर मैं ये बात बोल दूं तो इसका मतलब क्या निकला, एस एंड पी ब्लॉक। और कौन इंक्लूड नहीं है, इनर्ट गैस। बात पल्ले पड़ गई। अगर मैं ये कह दूं कि मैं ब्रीजिंग वाले में रहूं तो क्या इनर्ट गैस को मैंने यूज कराया गया, नहीं करा, नहीं करा तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या ब्रीजिंग एलिमेंट में बोल दूं थर्ड पीरियड रिप्रेजेंटेटिव, यस और नो, यस। अगर मैं यहां पर आता हूं किसमें, तो अपन ने बोला कि सर आपके टिपिकल में, तो टिपिकल में हम इनर्ट गैस को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर मैं यहां पर बोल दूं थर्ड पीरियड टिपिकल या थर्ड पीरियड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्या ये बात सही होगी क्या, नो सर, बात पल्ले पड़ गई। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस। तो यहां पे लिखिएगा, देखो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स 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 properties of their respective groups, properties of their respective groups. Third period elements represents properties of their respective groups. So they known as typical elements. So they known as typical elements. So they known as typical elements. क्लियर है, एकदम फुद्दू सी बात है, सिंपल सी बात है। सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब टिपिकल। सर सिमिलर वैलेंसी इट मींस ब्रिजिंग एलिमेंट। कंडीशन क्लियर है सबको, ठीक है। इसके नीचे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा और उस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला था वही क्वेश्चन है, बस उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि याद रहे। लिखिएगा, देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट second period elements represent different properties, represents different properties from other elements of their respective groups, from other elements of their respective groups, from other elements of their respective groups due to options are, option number 1 small size, option number 1 small size, option number 2 high en का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड IP आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड ऑप्शन absence of vacant d orbitals, absence of vacant d orbitals, and number 4 is all is well। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, all is well। ठीक है, ये अभी हम बात कर चुके हैं जस्ट, ठीक है। याद रखिएगा सर बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत बार हमें इस पर ध्यान भी देना होता है। अगर आप लोग ब्लॉक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी उठा के देखते हो तो सब में यही कॉमन बात क्या होती है, घूम फिर के बार बार आती रहती है। तो टिपिकल एलिमेंट थर्ड को बोला, सेकंड को क्यों नहीं बोला वो बात भी क्लियर हो गई, थर्ड को ही क्यों बोला वो बात भी क्लियर हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइएगा। एक बहुत ही प्यारा सा नेम आता है बेटा और वो नेम क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप नाम सुना हुआ है क्या, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। अब सुनना सर, हमारे पास कुछ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, उन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की अपन बात करें तो कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम और कौन है बेटा, बोरॉन। और इसी के साथ हमारे पास कुछ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स भी हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट की मैं बात करूं तो यहां पर कौन होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अब सुनो देखो सर, इन जनरल क्या होता है कि लिथियम जो है वो एल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, बेरिलियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, बोरॉन जो है वो बोरॉन फैमिली के अदर एलिमेंट है उनके जैसा प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। तो अब सुनो इसमें क्या होता है, लिथियम एल्कली मेटल के सिमिलर प्रॉपर्टी तो शो करता है, सारे नहीं करता। कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नीशियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है। बेरिलियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी प्रॉपर्टी तो देता ही है, साथ में एल्यूमिनियम यानी कि बोरॉन फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी शो करता है। बोरॉन जो है वो अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी तो देता ही है, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन फैमिली के जैसी भी शो करता है। ये जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को हम लोग नेम क्या देते हैं, डायगोनल रिलेशन। तो आप लोग इनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, तो हमने कहा कि क्या
आपने कहा ब्रिजिंग एलिमेंट, किसके? मॉडर्न टेबल के। अब सुनो, क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इनका रीजन क्या होता है। रीजन बहुत ही प्यारा सा होता है, एकदम सिंपल सा रीजन है। वो क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि सर सेम आयोनिक पोटेंशियल। वर्ड सुन लेना सर, क्या लिखा हुआ है? सेम आयोनिक पोटेंशियल। एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इट मींस आईपी। आईपी जो आता है वो कहां से आता है? आयोनाइजेशन एनर्जी से। और आयोनिक पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। अगर आप लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा हो तो पोलराइजेशन में एक वर्ड आता है कि कैटायन जो होता है उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डिपेंड करती है किस पर? उसके आयोनिक पोटेंशियल पर। आयोनिक पोटेंशियल फाई जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? तो अपन बोल देते हैं कि सर चार्ज ऑफ कैटायन। और अपन क्या लेते हैं? रेशियो किसके साथ होता है इसका? तो अपन कहते हैं कि सर साइज ऑफ कैटायन के साथ इसका जो रेशियो है वो यूज किया जाता है। तो ये सबके लिए क्या होता है? इन दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के लिए सेम है और इन दोनों के लिए भी क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। सो दैट इनको हम क्या बोल देते हैं? आपके डायगोनल रिलेशनशिप का एक सिंपल सा रीजन। क्लियर है? नोट करें, एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम पर क्वेश्चन बहुत बार आया है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के साइज को कंपेयर करवाया है उसने, लिथियम और मैग्नीशियम के जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को भी उसने कंपेयर कराया है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इनके साइज को कंपेयर ना कराकर इनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है, इनके ऑक्साइड्स हैं और एसिड बेस के साथ जो रिएक्शंस होती हैं एम्फोटेरिक मेटल की, उनको कई बार कंपेयर कराया है। बोरोन सिलिकॉन पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया। मैक्सिमम क्वेश्चन लिथियम और बेरिलियम पर ही आए हैं। हो गया बेटा? ये है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। देखो सर वर्ड छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, बट काम के बहुत हैं। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। चले? चलो सर, अब सुनना। अब एक और वर्ड आता है हमारे पास, बहुत ही प्यारा सा होता है, नेम आपने सुना होगा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो हेडिंग डाल दो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। हाँ भाई, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। देखो सर आपने पढ़ा होगा दो पोजीशंस होती हैं केमिस्ट्री में, एक होता है सिस और एक क्या होता है? ट्रांस। ट्रांस क्या होता है? 180 यानी कि ऑपोजिट वाला जो है वो होता है। तो सेम ऐसा ही केस है यहाँ पर। अपन कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूरेनिक। यूरेनिक का जो मीनिंग है वो किससे है? आपके यूरेनियम से। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 92। अपन कहते हैं कि सर आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम कंबाइनली नेम क्या देते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्लियर है? तो अब सुनो, क्या मैं ये कह दूं क्या कि यहां पर जो मैंने यूरेनियम लिखा है, क्या बेटा ये लास्ट नेचुरल एलिमेंट हो गया? अरे यस और नो? अपन क्या बोलेंगे कि सर यूरेनियम क्या है? लास्ट नेचुरल एलिमेंट। यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 238। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि अगर यही लास्ट है तो क्या ये लास्ट, या मैं कह दूं कि हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट है? चल जाएगा क्या? अरे यस और नो? चल जाएगा। ये क्या है? हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, सब कुछ यही है। अब सुनो, अब अपन कहते हैं कि इसके बाद में जितने भी आगे सब के सब क्या हैं? तो आपने कहा ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक की बात सुन लो। ट्रांस यूरेनिक सारे के सारे मैनमेड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। भैया सीधी सी बात है कि ह्यूमन बीइंग कोई भी काम करेगा तो 100% एक्यूरेसी के साथ वो काम नहीं हो सकता। वो कैसा होता है? तो अपन कहते हैं कि रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। अब देखो, अगर आपसे कह दे कि सर टोटल नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट का टोटल नंबर कितना होगा? तो लास्ट हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन है? यूरेनियम। तो आप क्या बोलना चाहोगे? कितने होने चाहिए? 92। बट अपन कहते हैं कि सर अब देखो आपके जो डी ब्लॉक और लेंथेनॉइड है उनमें भी बड़ा पंगा है। उनमें दो एलिमेंट आपके पास ऐसे होते हैं जो मैन मेड है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज टेक्नीशियम, टीसी। याद आया किसी को? कहां पर आता है? याद होगा, मन तक रे। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक का है और ये क्या है? तो अपन बोलेंगे कि सर ये है फर्स्ट मैन मेड
डी ब्लॉक, यानी कि इंसान का बनाया हुआ फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कौन है? टेक्नीशियम। दूसरा, एक और नाम सुना होगा आपने, पीएम। ये एलिमेंट कहां पर आता है बेटा? प्रोमीथियम। कहां पर? लेंथेनॉइड्स में। याद आया क्या? सीने पर नदियां प्रेम, तो ये वही वाला है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है? फर्स्ट मैन मेड लेंथेनॉइड है, यानी कि इंसान का बनाया हुआ पहला लेंथेनॉइड कौन है? प्रोमीथियम। ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं? तो अपन कहते हैं कि मैन मेड है। तो अब अगर मेरे से कोई बोले कि नेचुरल एलिमेंट का नंबर कितना हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे? सर कितने हैं? 90। दो हमने कौन से रिमूव कर दिए हैं? ये वाले। क्लियर है? अब सुन लो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल नेचुरल एलिमेंट जो है वो कितने हैं? 92 हैं। वो इनको भी क्या करता है? इसमें कंसीडर करता है। कई जगह पर एनसीईआरटी ने 94 भी लिखा हुआ है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को भी वो कंसीडर करता है, और लॉजिक देता है कि यूरेनियम का जो और होता है पिच ब्लेंड, उसमें प्रेजेंट होता है। तो अपने को इतने कॉन्ट्राडिक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर एनसीईआरटी में कॉन्ट्राडिक्शन है वो चीज कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि 90 होगा कि 92 होगा कि 94 होगा। क्लियर है कंडीशन? तो जो जिसने जो पढ़ा वही बता रहा है, वही चीज है। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है, इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कितने नेचुरल हैं। क्लियर है? तो लिखना स्टार्ट करें। लिखिएगा। देखो, ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम इज नोन एज ट्रांसयूरेनिक, is known as transuranic, is known as transuranic. Next point. All transuranic elements are man-made and radioactive. All transuranic elements are man-made and radioactive. रेडियोएक्टिव क्या होता है आप जानते ही हो, जो अल्फा बीटा रेज इमिट अल्फा बीटा पार्टिकल रिलीज करता है और गामा रेज जो है वो रिलीज करता है, इमिट करता है, उसके लिए ये वर्ड आता है रेडियोएक्टिव। अगला पॉइंट लिखिएगा। देखो, लास्ट नेचुरल एलिमेंट, लास्ट नेचुरल एलिमेंट, लास्ट नेचुरल एलिमेंट डैश करके लिख दीजिएगा, यूरेनियम 92। एटॉमिक नंबर बेटा लर्न रखना, इसका याद रखना, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन है बेटा? यूरेनियम। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, टोटल नेचुरल एलिमेंट्स, बोर्ड पर लिखा है टोटल नेचुरल एलिमेंट्स, और कितने हैं बेटा? ये रहे आपके पास बोर्ड पर, टोटल नेचुरल एलिमेंट्स, और कितने हैं? ये रहे। ठीक है? बहुत ही सिंपल वे में याद रह सकता है, कोई इतना भारी काम नहीं है। चले? हाँ भाई। अब देखो सर, मेरे पास दो एलिमेंट हैं, एक तो है नेपच्यूनियम और एक है प्लूटोनियम। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो दोनों के दोनों हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? तो सॉरी, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों के दोनों एक और में प्रेजेंट होते हैं, और वो और कौन सा होता है? पिच ब्लेंड। और वो किसका है बेटा? यूरेनियम का, और वो क्या होता है? U3O8। सुन लो, ये दोनों इसमें ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो लिखिएगा, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम also present in trace amount, also present in a trace amount in ore of uranium, in ore of uranium pitch blend, in ore of uranium pitch blend is U3O8। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, इसको ध्यान से रखना, पिच ब्लेंड U3O8। क्लियर है सर? ये आपके ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की कहानी क्या होती है? खत्म। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। हाँ भाई, बी केयरफुल, बात सुनना। देखो सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत जगह आता है। कहां कहां पर आता है मैं बताते हुए चलता हूं। पहला क्वेश्चन आता है कहां पर? पीरियोडिक टेबल में।
यहां पर वो मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में, और केमिकल बॉन्डिंग में भी सिर्फ एक ही जगह से क्वेश्चन बनाता है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी। तीसरा क्वेश्चन आता है कहां से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलते हैं और वो पूछता है कि गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। थर्ड क्वेश्चन वहां से बनता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बात करता है कहां से, मेटलर्जी से। मेटलर्जी में आपको मिला होगा कि सर कौन सा ऐसा पैरामैग्नेटिक जो और है या डायामैग्नेटिक और है जिसको हम लोग इस मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वहां से बनता है। और उसके बाद बचा खुचा क्वेश्चन बनता है कहां से, आपके ब्लॉक केमिस्ट्री से। आपको एलिमेंटल जो है उन एलिमेंट की बात करता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो पूरी केमिस्ट्री से घुमा फिरा के वो किसकी बात करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो सुनना आप ध्यान से कि कैसे कैसे बनता है। पहली बात, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो अपन लोग क्या कहते हैं कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप जो एलिमेंट्स हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। अब देखो सर, आपके माइंड में आ सकता है कि हम लोग ज्यादा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बात चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल क्या है, दो ही पार्ट यहां पर डिस्कस किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो सुन लो। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। और सेकंड कैटेगरी जो आती है बेटा वो कौन सी आती है, तो अपन क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्लियर है। अब देखो, एक दिन पहले भी हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करा था। क्या करा था कि सर मेरे पास एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है। वो स्पिन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आपको पता है कि सर जब भी कोई मूविंग पार्टिकल, सॉरी चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो मूविंग होता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल आपको मिलता है, तो आप क्या कहते हो कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या करता है, जनरेट करता है। शायद इस पर हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चला जाता है फिजिक्स में, और मैग्नेटिक को हम थोड़ा सा यहां पर रख लेते हैं। अब सुनो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो मान लो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखा है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसके पास है। मैं इस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये क्या करेगा, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं उन स्पीसीज के लिए वर्ड क्या यूज होता है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। अब देखो इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है, उसकी भी बात करेंगे। दूसरा कंडीशन भी हम ले लेते हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि सर आपके पास क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, एक चल रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करेगा, एक तो मान लो कि आपकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसके इनवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम एक्सटेंट के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे स्पीसी जो होते हैं जब आप लोग इन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये स्पीसी क्या होते हैं बेटा, रिपेल होते हैं। तो ऐसे स्पीसी को हम लोग नेम क्या देते हैं, डायामैग्नेटिक। क्लियर है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप सब ने वो एग्जांपल बहुत सुना होगा, कौन है, ऑक्सीजन गैस, सुना है ना। ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं सर, वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन गैस जो है वो डायामैग्नेटिक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी की, तो यार एक बात बताओ कि ऑक्सीजन गैस कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। एमओटी का एक वेल नोन क्वेश्चन है कि O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। इस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है, एमओटी। अब सुनो सर, एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आप लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे हो। मैं आपके यहां पर नोस्ट्रिल्स पर क्या लगा दूं, बार मैग्नेट लगा दूं, तो क्या ऑक्सीजन गैस जो है वो फटाफट आना स्टार्ट हो जाएगी क्या, पैरामैग्नेटिक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, मतलब यहां तक तो फटाफट आएगी, फिर यहीं पे चिपक के रह जाएगी, मतलब तुम दम घुटने से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से मर जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। मान लो इन्वायरमेंट में क्या है, भर भर के ऑक्सीजन गैस पड़ा है, आप लोग यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, जनरेट कर दो, ठीक है, बढ़िया वाला मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, क्या ऑक्सीजन गैस जो जो है वो अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर हम पैरामैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं। होना तो ये चाहिए ना कि भैया अपन ने देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कि आज क्या हुआ, पता चला कि आज पोल्यूशन ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस कम है, आप लोगों ने क्या कर लिया, बार मैग्नेट लगा लिए यहाँ पे, ठीक है, बोले अब कोई टेंशन नहीं है, ना तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है, अपन तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि ऑक्सीजन गैस जो है वो अट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई रीजन है। चलो एक काम करते हैं, आपके नाक पे यहां पर बांध देते हैं बार मैग्नेट,
और यहां से क्या करते हैं, जो आयरन है उस आयरन के स्क्रैप को एकदम से ऐसे पाउडर सा बना लेते हैं और आपकी तरफ उछालते हैं। क्या वो अट्रैक्ट करेगा क्या? अरे हाँ या ना? ऑब्वियसली करेगा। आयरन भी पैरामैग्नेट है क्या? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। ऑक्सीजन भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तो हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा। अब ये मत बोलना ये सॉलिड है वो गैस है। तो गैस के पार्टिकल तो वैसे ही फ्री होते हैं भाई, बहुत इजी वे में आने चाहिए। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर इनका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वीक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। और वीक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है तो आपको जनरली ऑब्जर्व ही नहीं होगा। तो कहां पर ऑब्जर्व होगा वो सुन लो भैया, ये ऑब्जर्व होता है लिक्विड स्टेट में। कहां पर? लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं। अब बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक साथ आ गए ना, तो अपन इनको क्या करते हैं, ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है, ये आपके पास क्या है, एक साउथ पोल है। सर आप इसके अंदर से है ना ऑक्सीजन गैस निकाल दो, ऑक्सीजन गैस निकाल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्या करो, ऑक्सीजन लिक्विड जो है वो उसमें डाल दो। जैसे ही ऑक्सीजन लिक्विड में डालोगे तो यहां पर वो क्या हो जाता है बेटा, अटक जाता है। दोनों मैग्नेट के बीच में क्या है, वो झूलता रहता है। तो यहां से क्लियर होता है कि ऑक्सीजन गैस कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन उस पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, हाँ ये सॉलिड है, इसका पैरामैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये क्या कर लेता है, इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। तो ध्यान से सुन लेना, हमारे पास एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जितना भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा होता है, वीक पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप लोग जनरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो आप सुनिएगा, अब यहां पे हम बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक जो है क्या हो गए। तो अपन ने बोला कि पैरामैग्नेटिक का मीनिंग बहुत सिंपल सा हो गया क्या, तो अपन ने बोला कि सर अट्रैक्ट्स इन किसमें, तो आप क्या बोल दोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर रिपेल्स किसमें, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाते हैं, तो आप लोग क्या बोल दोगे, रिपेल हो जाते हैं। अब देखो सर सीधी सी बात है यार, एग्जाम में हमें ना तो कोई बार मैग्नेट मिलेगा ना कोई लैब एपरेटस मिलेगा कि सर हम आइडेंटिफाई कर पाए। आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा वही रीजन होता है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं तो इनके पास क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात होती है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड होते हैं, उनको बोल देते हैं डायामैग्नेटिक, और इनको क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, ऐसे भी याद रख सकते हो सर, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन किधर भी अट्रैक्ट हो जाता है। अरे हाँ या ना? अरे सिंगल किधर भी अट्रैक्ट हो जाता है। तुम्हारा त्योहार गया ना 2 दिन पहले, मेरा मेरी तो उम्र हो गई बेटा। ठीक है, हाँ मैंने पहले बताया था, नाग गले में बैठा है बेटा। हाँ ठीक है, और अगर अपन यहां पर बात करें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर अप है, तो ये कहीं नहीं जाने की कोशिश करते। क्लियर है, फटाफट लपेटो, आगे बढ़ते हैं। अरे तुम क्या हो क्या गए रे, मतलब 2 दिन में तुम्हारी ये हालत थी, संडे मंडे 2 ही दिन निकले बे हैं। मतलब ऐसे लगता है जिंदगी से मोह माया खत्म होगी तुम्हारी। नहीं क्या मोह भंग हो गया कि अब तो चलो हिमालय चलते हैं। बस 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 बस, फटाफट लिखे और क्वेश्चन पे आते हैं सर। फटाफट लिखिएगा। हाँ चला। बस इतना सा याद रखना कि पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है और डायामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है। ठीक है, इतने में अपना काम हो जाएगा। चला, क्वेश्चन लिखो। देखो देखो, इन विच पेयर ऑफ स्पीसीज, इन विच पेयर ऑफ स्पीसीज comma both species are diamagnetic in nature, in which pair of species
comma, both species are diamagnetic in nature. Options are, option number 1 is scandium plus 3 and second option is nickel plus 4. Second option is zinc 2 plus and copper 2 plus. Third option is copper 1 plus and copper 2 plus. Fourth option is copper 1 plus and mercurous ion and mercurous ion. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल काम इसमें नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं. यस, आंसर इज फोर्थ. श्योर हो? पक्का? चलो ठीक है. देखो सर, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की. सुनना, क्वेश्चन पे वापस आएंगे हम 10 मिनट बाद. एक बात सुनना, मैं यहां पर एक सिंपल सी बात लिखता हूं, ध्यान से सुनना. एक सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज फॉर, आपको लिखना नहीं है, फॉर टाइटेनियम विच ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज करेक्ट. फॉर टाइटेनियम विच ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज करेक्ट. आपको ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन है 3s 3p 4s 3d. सेकंड ऑप्शन 3s 3p 3d 4s. दो ही ऑप्शन है. 50-50 आपको पहले ही मिल चुका है. आराम से क्वेश्चन रीड कर लो, उसके ऑप्शंस रीड कर लो और उसके बाद मैं बात करता हूं. फॉर टाइटेनियम विच ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज करेक्ट. ऑप्शंस देखा तो पता चला कि इसने सबसेल्स दे रखे हैं, मतलब सबसेल के एनर्जी ऑर्डर की बात कर रहा है. हाँ, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा सही है? कौन सा? फर्स्ट, सेकंड? ऑप्शन ही दो हैं, बोला इधर 1 और 2 है ना, या तो या ये हो गया. फर्स्ट कौन कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा. सेकंड कौन बोल रहा है? 1 2 3 लोग बोल रहे हैं. हाँ भाई, सेकंड कैसे बालक? हाँ, क्या नाम है? आशीष. चलो सुनो, ध्यान से सुनना. मैं ये कहता हूं कि सर अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करना हो, केयरफुली सुन लेना, इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 3d और 4s. अरे अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा यार? 4s में. श्योर हो? इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करता है जिसका एनर्जी क्या होता है? लोअर होता है. लोअर एनर्जी किसका होता है? जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है या न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे होता है? न्यूक्लियस के क्लोज होता है. या बोल लो, बोलो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस पे होता है उसका एनर्जी लोअर होता है. मान लो तुम लोग हो, तुम्हारा ही एग्जांपल ले लेते हैं. घर का न्यूक्लियस कौन होता है? बापू, मम्मी. एक्सेप्शनली होती मम्मी ही है. अरे भाई, न्यूक्लियस की डोर कहीं और होती है. न्यूक्लियस कौन है? बापू. लेकिन बापू की डोर कहीं और होती है. वो किसके हाथ में होती है? मम्मी के हाथ में होती है. ऑब्वियसली उसी के हाथ में होगी यार, अगला शादी करके लाया, अगले की घरवाली है. हाँ, तुम मम्मी, तुम्हारे लिए मम्मी है लेकिन अगले वाले के लिए अगले की बीबी है, मम्मी नहीं है ना. हाँ, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना. अपन कहते हैं कि सर घर का न्यूक्लियस कौन है? फादर. अगर आप लोग घर पे होते हो, आप घर पे होते हो तो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हो, कोई भी कांड करने से पहले 4 बार सोचते हो. अरे हाँ या ना? तुम्हें पता है कि कोई कांड किया तो फटाफट घर पे पता चल जाएगा, और उसके बाद जो मौत का नंगा नाच होगा वो एक अलग मुद्दा है. ठीक है? लेकिन मान लो कि अब आप घर छोड़ के सीकर बैठे हो, सीकर, जयपुर या कहीं भी तुम रहते हो, तो न्यूक्लियस से तुम क्या हो? बहुत डिस्टेंस पे हो. न्यूक्लियस का कंट्रोल अब तुम पर नहीं है. तुम पीपाली भ्रमण पर भी होते हो तो बापू का फोन आता, क्या बोलते हो? हाँ बेटा क्या कर रहा? पढ़ रहा हूं. हाँ या ना?
जनरली यही होता है, सो रहे होते तब भी क्या कर रहा, पढ़ रहा हूं, है कि नहीं है? हाँ, तो अब सुन लो ध्यान से। अब हम क्या कहते हैं कि सर अब आप यहां आ गए, यहां घर वालों से दूर हो, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे हो, तो यहां पर तुम्हारा एनर्जी ज्यादा होता है या कम होता है? फ्री ऑफ, फ्री हो सारे के सारे, कहीं भी आते हो जाते हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, है कि नहीं है? होता कि नहीं होता? न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे होते हैं तो एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अबे मूर्खो, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जैसे 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 दूर जाते जाते हैं, सिस्टम का एनर्जी क्या करता जाता है, इंक्रीज करता है। दो चीजें होती है, एक तो होता है बेटा अट्रैक्शन, और एक क्या होता है, रिपल्शन। जहां भी केमिस्ट्री में वर्ड आता है अट्रैक्शन, मतलब प्रोसेस कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने का मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज, लोअर एनर्जी का सिस्टम है। रिपल्शन की बात करते हैं, जहां भी रिपल्शन होता है यहां पर प्रोसेस ऑलवेज कैसा होता है, एंडो, और एंडो प्रोसेस में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। सुन लो, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे जाते हो, यानी कि सर आपके सेल नंबर इंक्रीज करते हैं, आपकी एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर तुम्हें याद आ रहा हो बोर एटॉमिक थियरी, याद आ रहा है क्या? बोर एटॉमिक थियरी में जब तुम फर्स्ट सेल का एनर्जी निकालते हो और तुम मान लो फिफ्थ सेल का एनर्जी निकालते हो, तो ज्यादा एनर्जी कौन सा मिलता है, फिफ्थ का मिलता है क्या? अरे हाँ या ना? पहले सेल का आता है हाइड्रोजन के लिए कितना, -13.6 ऐसे कुछ आता है, और जब दूर जाते जाते हैं, दूर जाते जाते हैं तो माइनस में डिक्रीज करता है, यानी कि वो क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होता है एनर्जी उतना कम होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। अब बोलो सर, अगर मैं ये कह दूं कि जब आप लोग कह रहे थे इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, तो पहले किस में भरा, 4s में, पहले 4s में फिल करा, इट मींस सर 4s न्यूक्लियस के क्या है, क्लोज, आया ना? तुम कह रहे हो कि जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है, तो पहले कहां से करोगे, 4s से, ऑब्वियसली 4s से होगा। मतलब अब 4s जो है वो न्यूक्लियस से क्या है, डिस्टेंस पे है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू 3D, एज कंपेयर टू 3D। अब क्या हुआ यहां पे सर, क्या हुआ यहां पे, कोई बताएगा? अरे यहां पर क्या हुआ है, कोई आइडिया देगा? हाँ आशीष, आप बोल रहे थे कि एनर्जी में चेंज हो गया, कैसे? इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं आप ही, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव? हाँ आशीष, जेड इफेक्टिव क्या था? चार्ज, न्यूक्लियस है, ये मान लो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस ने जितना फोर्स ऑफ एक्शन लगा रखा है और जितना ये फील करता है, उसकी बात है, यही कहना चाह रहे होगे आप? तो एक बात बताओ कि बेटा जो अंदर होगा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, भैया जो क्लोज होता है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो फोर्स में तुमने इलेक्ट्रॉन भरा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो अब ये बाहर कैसे जाएगा, अट्रैक्शन के ऑपोजिट तो जा ही नहीं सकता, बोलो। हाँ मेला बताएगा क्या, नहीं बताएगा? हाँ बोलो रे, क्या कहोगे आप इस बारे में? भाई अगर इस पे मान लो कि यहां पर था बेटा 4s, है आशीष, यहां पर था और यहां पर कौन था, 3D, तो इस पर पहले से ही इसने अट्रैक्शन लगा रखा है, और इलेक्ट्रॉन पहले जा भी किस में रहा है बेटा, 4s में, तो इसको इलेक्ट्रॉन जाने देगा क्या बाहर? मान लो तुमने कोई कांड कर दिया और तुम घर पहुंचे, तुम्हारे बापू को पता है, तुम बापू के लपेटे में आ गए, तो अब तुम वहां से बच के निकल सकते हो क्या? मतलब ही नहीं है यार, मम्मी को कह देंगे, है हाँ, बोला मम्मी को कह देंगे, वो एक अलग मुद्दा है। हाँ बोलो, ध्यान से सुनना, बात को समझना, और एकदम सिंपल सा है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पहले आया किसमें, 4s में, नो डाउट सर 4s में ही आएगा, कितने आएंगे रे, 2, फिर इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, तो पहले 4s की बात कर लेते हैं, सारे लोग केयरफुली सुन लेना रे। एक बात बताओ, आप ये कहते हो कि सर एनर्जी 3D से कम होता है, ये एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल का है या फील्ड ऑर्बिटल का, वैकेंट ऑर्बिटल का, किसका है, वैकेंट ऑर्बिटल का। अगली बात सुन लो, नाम सुना होगा N+L रूल, और आपको
प्रिंसिपल, ये सब के सब किस पर अप्लाई होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल्स पर अप्लाई होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद अप्लाई नहीं होते। तो पहली बात तो दिमाग में यही रखना कि n+l रूल एंड प्रिंसिपल बोथ आर अप्लाइड ऑन वैकेंट ऑर्बिटल नॉट फिल्ड ऑर्बिटल। क्लियर? अब सुनो अगली बात। सर एक बात बताओ, मान लो यहां पर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब तुम इसके पास लेके आओगे तो क्या 2 ऑपोजिटली चार्ज स्पीसी को आप की जगह पे रख रहे हो गया? और ऑपोजिटली चार्ज स्पीसी के बिटवीन अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? रिपल्शन। और मैंने अभी लिखा था कि जब भी रिपल्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो 4s का एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होएगा तो ये क्या जाएगा बेटा? आगे। अब देखो सर 3D में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्या डी में 500 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है क्या? यस सर। इसके लिए वर्ड आता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। आपने इलेक्ट्रॉन फिल करा तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है या अनपेड फॉर्म में आ रहा है? अनपेड फॉर्म में। क्या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज्यादा डोमिनेट करेगा क्या? नहीं करेगा। अब तुम क्या बोलोगे? सबका स्पिन सेम है, सबका एनर्जी लेवल सेम है। सुन लो, डीजेनरेट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का होता है वो एक दूसरे के साथ अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसको हम लोग नेम देते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुन लेना, क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस सिस्टम से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, जिसको हम लोग नेम क्या देते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। क्या नेम देते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। अब सुनो, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करा, इसने एनर्जी क्या करा? रिलीज। इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा, इसका एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब कहानी बनेगी तो कैसी बनेगी? सुन लेना, ये 4s लोअर एनर्जी पर, ये 3D हायर एनर्जी पर, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये ऊपर जाएगा। हाँ या ना? समझ रहे हो? यहां न्यूक्लियस है, ये 4s, ये 3D, ये कहां जाएगा? ऊपर। ये 3D एनर्जी रिलीज कर रहा है, कहां आएगा? नीचे। और ये दोनों जो हैं वो कहां पर आ जाते हैं? ऐसे ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब देखो नीचे कौन आ गया? 3D। ऊपर कौन है? 4s। और इन दोनों के बीच में पहले एनर्जी गैप ज्यादा था, लेकिन जब ये एनर्जी में एक्सचेंज होते हैं, पोजीशन चेंज होती है, तो इनका एनर्जी लेवल क्या बन जाता है? कंपैरेबल। क्या बन जाता है? कंपैरेबल बन जाता है। बात पल्ले पड़ गई? अरे यस और नो? तो लिखिएगा, नोटबुक के ऊपर जगह होगी ना, नोटबुक के ऊपर जगह, वहां लिख दो। लिखो n+l रूल। n+l रूल is applicable, n+l rule is applicable on vacant orbitals, on vacant orbitals, on vacant orbitals, on vacant orbitals। इसी के नीचे लिख दीजिएगा एक और पॉइंट, आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि 4s का एनर्जी 3D से ज्यादा होता है। और बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4s का एनर्जी कम होता है, किससे? 3D से। ये एनर्जी लेवल याद रखना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। नीट में क्वेश्चन आया था कि टाइटेनियम के लिए कौन सी बात सही है? टाइटेनियम का मतलब आफ्टर फिल अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? टाइटेनियम का मतलब आफ्टर फिलिंग बात चल रही है, तो यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? 4s बाहर चला गया, कौन सा? फर्स्ट। करेक्ट है। अब चलो, अब आते हैं अपन अपने पॉइंट पर, जो पॉइंट अपना चल रहा था। कौन सा पॉइंट चल रहा था? ये वाला। चलो अब सुनो, तो ध्यान से सुन लेना। अपन क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल भी किसमें करेंगे? 4s में, और निकालेंगे भी किसमें से? 4s में से। अब देखो सर, यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक आयंस। सर आपके पास डी ब्लॉक के आयंस हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम चेक करते हैं। ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी बहुत काम आने वाला है। सुनते जाइएगा। मेरे पास एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और कौन है? जिंक। ये 10 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर भी हमने पहले से याद रखे हुए हैं, कितना है? 21। इसका होता है आपका 21, 22, ये 23, 4, 5, 6, 7, 8,
29 एंड 30। अब सुनो, मेरे को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है इनका कॉन्फ़िगरेशन और साथ में इनके S प्लस D के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D14S2। सर इसके D और S के इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज D और S के बिटवीन एनर्जी गैप कैसा है? कंपैरेबल, बहुत कम है। और आप लोग एक बात जानते हो कि जिनका एनर्जी गैप कंपैरेबल या कम होता है वो ऑर्बिटल वैलेंस सेल में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो अपन क्या बोलेंगे कि देखो सर इसके D और S दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो टोटल काउंट करो कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो सर, स्कैंडियम के लिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। मेरे को कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। 2 + 1 कितना होता है? 3। अरे 2 + 1 कितना होता है? 3। यानी कि सर इसके एटॉमिक जो है उनके डिजिट का मैं सम कर दूं तो मेरे को S + D इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा उसका नंबर इजीली मिल जाएगा। तो एक बात बताओ कि टाइटेनियम की कहानी क्या होती है? 3D2 4S2। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। सर आप इसके एटॉमिक नंबर का सम कर दो, कितना मिलता है? 4। सर वेनेडियम की बात करूं तो क्या होता है? 3D3 4S2। सर कितना आया? 5। 23 का जो डिजिट है उनका सम कर दो, कितना आ रहा है? 5। यानी कि इस हिसाब से यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10, यहां पर 11 और यहां पर कितना मिलेगा? 12। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? चेक कर सकते हो। ये होता है D5S1, ये होता है D5S2 और ये कितना होता है? D6S2, D7S2, D8S2, D10S1, D10S2। सर क्या आपके S + D इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इसके एटॉमिक नंबर की डिजिट के सम के इक्वल आ रहा है क्या? आ रहा है सर। मतलब हमें जब भी किसी का कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा तो हम उसके कॉन्फ़िगरेशन के बजाय उसके एटॉमिक नंबर को प्रेफर कर लेंगे। अब सुनो, मान लो कि वो मेरे को बोल दे कि आप क्या बना दो? क्रोमियम +3। क्रोमियम +3। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखने के बजाय आप इसका क्या देखो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 24। S + D के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं तो क्या बन जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज आ रखा है? +3। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 3। तो आप लोग क्या बोलोगे कि इस केस में क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन 3D3 मिल जाएगा क्या? अरे यस और नो? तुम बोलोगे कि S को क्यों बोले? तो S तो सबसे बाहर है ना सर, तो S में से तो इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल जाएगा, तो सबसे पहले नंबर आएगा ही किसका? S का। तो S की कहानी तो खत्म है, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? D के पास। अब ये बताओ कि D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो आप क्या बोलते हो कि 5। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने जाओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 3। तो अपन क्या बोलेंगे? N = 3। क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। सिंपल सी बात है क्या? चलो एक काम करते हैं, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। अपना जो क्वेश्चन है वो कौन है? स्कैंडियम +3। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे करते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। 21 का मतलब इसमें बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इस पर चार्ज कितना है? +3। क्या तीनों के तीनों उड़ाने के बाद 0 बचा गया? 0 बचेगा, वो किसको दे दो? D को। तो आपने D को दिया तो D कितना बन जाएगा? 3D0। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो क्या ये पैरामैग्नेटिक बनेगा या डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। सर पहला स्पीसी स्कैंडियम +3 कैसा है? डायामैग्नेटिक। आ जाओ। निकल +4। सर निकल बहुत ही आसान है, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? 28। अरे कितना होता है? 28। मैंने बोला 30 तक याद रख लो, काम हो जाएगा। 28 हुआ कितना? 8 + 2 कितना है? 10। 10 में से कितने निकालने हैं? 4। तो ये कितना बचेगा? तो आप क्या बोलोगे? 10 - 4 कितना आया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, अब भी हम पेन नहीं चलाएंगे, सीधा करेंगे। डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5। 5 भर दो सर, 500 के 500 अनपेड है क्या? यस सर। 6th इलेक्ट्रॉन क्या पेयरिंग में जाएगा क्या? यस। एक पेयरिंग में जाने का मतलब 2 उड़ गए, कितने बचे हुए पीछे? 4। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर? अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना? 4। पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये स्पीसी कैसी है? पैरामैग्नेट। अब आ जाओ जिंक की बात करते हैं। सुनना, अपन कहते हैं कि यार जिंक के साथ एक छोटा सा पंगा है। क्या? जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको हम जिंक पर अप्लाई नहीं करेंगे, जिंक पर ये बात सेट नहीं हो रही। तो तुम बोलोगे क्या करें? कुछ नहीं करना। जिंक में है D10, डी फुलफिल्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो देने वाला कौन है? S। तो ये हमेशा कितने देगा? 2 ही देगा, मैक्सिमम 2 ही देगा, इससे ज्यादा कभी नहीं देगा। तो अपन ने बोला कि ऐसे तो काम बहुत इजी हो गया। आ जाओ जिंक 2+।
जिंक 2+ जो है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ही D10 मिलेगा क्या? और ऑलवेज D10 मिलेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। पैरा या डाया? डाया। तो अपन क्या बोल देंगे, ये स्पीसी कैसा हो गया? डाया। अब देखो सर, बिना पेन चलाए चलते हैं। कॉपर 2+ कितना है? 29। 29 का मतलब कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 में से कितने निकालने हैं? 2। कितने बच गए? 9। भैया डी में 9 भर दो, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग कर दो 6 7 8 9। कितना अनपेड है? 1। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर 1 अनपेड है, मतलब पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। कॉपर 1+, कॉपर जो है वो क्या होता है? 11। 11 माइनस 1 कितना बचा? 10। तो डी में 10 भर दो, 5 और 5 10। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 0। पैरा या डाया? डाया। इसको अभी अभी चेक करा है, ये कैसा? पैरा। आ जाओ सर, कॉपर 1+ अभी अभी बनाया है, कैसा? डाया। अब आ जाओ, बात आ गई मर्क्यूरस की। देखो सर, मर्क्यूरस के साथ पंगा है। सुन लो, मर्क्यूरस का मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? मरकरी। भैया मरकरी का तो एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, उसकी भी हमें क्या है? जरूरत नहीं है। सबको पता है मरकरी कहां आता है? जिंक वाले ग्रुप में। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन, जिंदगी कनाडा होगी, और वो भी कहां पर? कोने में। तो अपन क्या करें कि जैसा जिंक वैसा मर्क्यूरी। अब देखो सर, मर्क्यूरी की बात करूं तो मर्क्यूरी का कॉन्फ़िगरेशन आएगा D10S2। कितना डी कितना एस? तो वो सुन लो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, 4th 5th 6th पीरियड। 6th पीरियड में डी कौन सा? 5 और एस कौन सा? 6। अब ये कैलकुलेशन आप नीचे आ जाओ। अब सुनो, मर्क्यूरस बनाना है। मर्क्यूरस का मतलब क्या होता है? Hg+1। Hg+1 बनेगा तो क्या वो Hg+1 ऐसा नहीं बनेगा क्या कि 5d1 और 6s, 5d10 और 6s1? सर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 1। 1 का मतलब पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। अरे हाँ या ना? बट यहां पर एक छोटा सा पंगा है, क्या? Hg1+ के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे Hg+ के साथ भी अनपेड होता है, दोनों के पास अनपेड है, दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। दोनों के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो यहां पर ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड होता है कौन सा? मेटेलिक। मेटेलिक बॉन्ड यहां पर बन जाता है, और ये एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ Hg2+2, जो बन जाता है कैसा? डायामैग्नेट। बात पहले पड़ गया। तो मैंने मर्क्यूरस आयन इसीलिए लिखा था। ये मर्क्यूरस आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो अपन कहते हैं एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दोनों के बिटवीन मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड होने से बन जाता है कैसा? डायामैग्नेट। तो अब बताओ सर, आपको क्वेश्चन क्या था? दोनों स्पीसी डायामैग्नेट। ये पैरामैग्नेट? नो सर। ये पैरामैग्नेट? नहीं सर। ये पैरामैग्नेट? नहीं सर। ये डाया और ये डाया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। बात पल्ले पड़ गई। एकदम सिंपल है, लॉजिकल चीज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? तो एक काम कीजिएगा, थावस छापोगे या? थावस के साथ चले, काम हो जाएगा। यू नो थावस? हाँ, पहले तो ये लिख लो, पहले तो ये लिख लो। ये बहुत काम आएगा जब तुम क्या बनाने जाओगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने जाओगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में 1 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा पैरामैग्नेट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, और साथ में इसमें सर कितने अनपेयर्ड है, या इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। वो उसकी मर्जी है, वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है? तो क्वेश्चन को जितना हो सके उतना इजी मोड में ले आओ, और इजी मोड में लाने का एक ही तरीका है कि आपकी खुद की जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। अब अगर मैं इसके लिए ऑर्बिटल बना बना के चेक करूं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के चेक करूं, तो एक फुद्दू सा क्वेश्चन 2 मिनट ले जाएगा। ठीक है? आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि भैया जो पूछ रहा है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब जैसे वो मेरे को बोलते कि सर पैलेडियम +2, PD+2, पीडी कहां आता है? निकल में। नहीं पढ़ोगे पिटोगे 10 बार। तो अपन क्या बोलते हैं कि निकल को देखो, अब तुम पैलेडियम को भूल जाओ। क्यों? पैलेडियम का एटॉमिक नंबर निकाल के आओगे, बहुत मामला लंबा जाएगा। तुम सीधा किसको देखो रे? निकल को। निकल का एटॉमिक नंबर पता ही है, बस जैसा निकल 2+ वैसा PD2+। खत्म कहानी।
अब हमें भी पता है कि पीडी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन है, वो D10 लेके बैठा बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, चाहे वो S में से जाए चाहे मैं D में से जाए, रिजल्ट वही आएगा जो हम बना रहे हैं। वो बोल दे प्लेटिनम +4 तो भी बना देंगे, Ag+3 Au+3 वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए, बस इन 10 एलिमेंट्स को आप लोग याद रखो, आपकी कहानी सेट है। हो गया? अरे यो छाप दिया, ये छाप दिया तो चलो 2-4 ये लिख लो, एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे, काम आ जाएंगे। जल्दी करें बेटा थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ मिला गया आपको? अरे क्वेश्चन बैंक मिल गया क्या पीरियोडिक का? मिल गया बेटा? नहीं मिला? कितने लोगों को नहीं मिला बेटा? ओ माय गॉड, घने सारे लोग हैं बेटा, ले लियो यहां से, ठीक है? अरे ले लोगे ना? हाँ ले लेना, इतना जल्दी नहीं जाएंगे, टेंशन मत, बहुत पाप किए हुए हैं। चला? अरे चला, शकुनी काम कर बेटा। हो गया भाई सबका? हो गया तो ये चला, अरे हो गया यार, ये लिख लो, अब ये क्वेश्चन लिख लो, काम आएगा। वैसे ये एटॉमिक में चला जाता है, लेकिन अपने काम का इसलिए अपन ने बात करी है, अपने काम का है इसलिए अपन ने इसकी बात करी है। जल्दी करें बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन, और अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं। ठीक है सर? ये एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, इनका एनर्जी लेवल, ये सब कुछ लिखा हुआ है कहां पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एनसीईआरटी है, उसमें जहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है, लास्ट पेज पर बहुत बड़ा सा एक बॉक्स बना के सारी चीजें वहां पर मेंशन करी हुई है, वहां पर चेक कर लेना, कोई दिक्कत लगे तो बता देना। चला भाई, चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिख, alkali metals, alkali metals are paramagnetic in nature, alkali metals are paramagnetic in nature, alkali metals are paramagnetic in nature, maximum page is 15। हाँ नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन लिखो, salts of alkali metals, salts of alkali metals, salts of alkali metals are diamagnetic, salts of alkali metals are diamagnetic। थर्ड ऑप्शन, both alkaline earth metals, both alkaline earth metals and salts of alkaline earth metals, both alkaline earth metals and salts of alkaline earth metals are diamagnetic in nature, are diamagnetic in nature। Next, लिखो, generally
Generally, transition metals are paramagnetic. Generally, transition metals are paramagnetic. Fifth option. All is well. Our last option is all is well. Answer is all is well. Sure हो? का एल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? तो अपन क्या कहते हैं? इनर्ट गैस NS1. क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? यस सर. अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेट और डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट. दूसरा सर सोल्ट की बात करता है यार. सोल्ट ऑफ एल्कली मेटल का जो सोल्ट है वो क्या होता है? M+1. M+1 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इनर्ट गैस और NS0. बोलो सर पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? डायामैग्नेट. एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? इनर्ट गैस और साथ में क्या होता है बेटा? NH2. पैरामैग्नेट और डायामैग्नेट? डायामैग्नेट. सर सोल्ट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? M2+. M2+ तो तुम क्या बोलोगे कि इनर्ट गैस और साथ में क्या आएगा? NH0. पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? डायामैग्नेट. लास्ट एंड फाइनल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी. तो इनको छोड़ दो, बाकी सब में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यस. और उसमें भी वर्ड डाल दिया जनरली, मतलब एक्सेप्शन को छोड़ दो, पैलेडियम को छोड़ दो, बाकी सारे क्या आ गए? पैरामैग्नेट. यस और नो? तो अपन क्या करें कि सर सारे ऑप्शन क्या है हमारे? करेक्ट हैं. और आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल इज वेल यानी कि फिफ्थ. क्लियर है सर? चलो आज बात यहां पर खत्म होती है. कल थोड़ा सा ये बचेगा मैग्नेटिक बिहेवियर, उसके बाद बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि Z इफेक्टिव. ठीक है.